तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तमाशा मत खड़ा करो और अभी बाहर जाओ। राधा, मैंने तुम्हें साफ कहा था कि अपने पति को मत लाना, फिर भी तुम मेरी बात की कोई कीमत नहीं समझी। क्या तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? दीदी, मैंने आपकी बात सुनी थी, लेकिन मैं अपने पति का अपमान करके यहाँ नहीं आ सकती थी। मेरे लिए ये मेरे सम्मान है। सम्मान? एक गरीब आदमी ये तुम्हारा सम्मान है? तुम्हें पता भी है यहाँ कितने बड़े लोग आए हैं? अगर किसी ने पूछ लिया कि ये कौन है? दीदी, अगर हमारे आने से आपको परेशानी हुई है तो हम अभी चले जाते हैं। हमारा इरादा आपकी खुशी खराब करने का नहीं था। अब जाने की बात मत करो। पहले सबको पता तो चलने दो कि मेरी बहन कितनी जिद्दी है। छोड़िए, आखिर आपकी बहन ही तो है। तुम हमेशा मेरी बात का अपमान करती हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी खुशी खराब हो गई। दीदी, अगर मेरा आना आपको इतना बुरा लगा है, अभी चली जाती हूँ, लेकिन मेरे पति के लिए अपमानजनक शब्द मत कहिए। इन्होंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। हिम्मत रखो। भिखारियों, निकल जाओ मेरे घर से। दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। शहर की सबसे महंगी कॉलोनी में एक ऐसा शानदार बंगला था जिसकी चमक दूर से ही लोगों का ध्यान खींच लेती थी। उस बंगले की मालकिन थी अनिका। दौलत, नाम और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े कारोबार, महंगी गाड़ियां, आलीशान जीवन और समाज में ऊंचा रुतबा, सब कुछ उसके पास था। लेकिन जितनी ऊंची उसकी हैसियत थी, उतना ही बड़ा उसके अंदर अहंकार भी था। उसे लगता था कि पैसा ही इंसान की असली पहचान है, और जिसके पास पैसा नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं। दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन राधा थी, जो अपने पति मोहन के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। घर छोटा था, आमदनी कम थी, लेकिन दोनों के बीच प्रेम, विश्वास और सम्मान इतना था कि हर मुश्किल आसान लगती थी। बचपन में दोनों बहनें एक दूसरे के बिना नहीं रहती थीं। साथ खेलती, साथ पढ़ती और हर खुशी बांटती थीं। लेकिन वक्त बदलने के साथ अनिका की सोच बदल गई। शादी के बाद जब उसे अपार दौलत मिली, तब उसने रिश्तों की कीमत पैसों से तौलनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपनी गरीब बहन से दूरी बना ली। वह लोगों के सामने राधा का परिचय देने से भी कतराने लगी। उसे डर रहता था कि कहीं लोग यह न जान जाए कि उसकी अपनी बहन साधारण जिंदगी जी रही है। उधर राधा ने कभी अपनी बहन के लिए मन में नफरत नहीं रखी। वह हमेशा यही सोचती कि शायद एक दिन अनिका का दिल बदल जाएगा। मोहन भी उसे समझाता, रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस कभी कभी अहंकार की धूल उन पर जम जाती है। एक दिन यह धूल जरूर हटेगी। कुछ दिनों बाद अनिका की शादी की 10वीं सालगिरह आने वाली थी। उसने इस मौके को यादगार बनाने के लिए शहर की सबसे भव्य पार्टी रखने का फैसला किया। महंगे होटल से खान पान मंगाया गया, बंगले को फूलों और रोशनी से सजाया गया, मशहूर मेहमानों को निमंत्रण भेजा गया। हर तरफ बस उसी पार्टी की चर्चा थी। निमंत्रण भेजते भेजते अनिका को अपनी छोटी बहन का भी ख्याल आया। उसने राधा को फोन लगाया। फोन उठते ही राधा खुशी से बोली, दीदी कैसी हो? अनिका ने बिना कोई अपनापन दिखाए कहा, परसों मेरी एनिवर्सरी की पार्टी है, तुम्हें आना है। राधा मुस्कुराई, यह तो बहुत खुशी की बात है दीदी, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। इतना सुनते ही अनिका की आवाज बदल गई। ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें बुलाया है, लेकिन अपने पति को मत लाना। इतने बड़े लोगों के बीच वह अच्छे नहीं लगेंगे। और हां, जो सबसे अच्छे कपड़े हों वही पहन कर आना। मुझे किसी के सामने शर्मिंदा मत करना। राधा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, दीदी, पति को छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूं? शादी के बाद पति पत्नी हर खुशी और हर दुख साथ बांटते हैं। अनिका ने कठोर आवाज में जवाब दिया, अगर मेरी बात मान सकती हो तो आना, नहीं तो मत आना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। राधा देर तक मोबाइल को देखती रही।
उसके मन में तूफान चल रहा था। तभी मोहन घर आया। उसने पत्नी की उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ? राधा ने पूरी बात बता दी। मोहन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी बहन से दूर होना पड़े। राधा ने तुरंत सिर हिला दिया, नहीं, अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली गई तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए सबसे पहले मेरे पति का सम्मान है। मोहन ने उसकी आंखों में देखा। उसे अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ। अगले 2 दिन बीत गए। एनिवर्सरी की शाम आ गई। अनिका के बंगले में चारों तरफ जगमगाती रोशनियां थीं। बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग और शहर के नामी चेहरे वहां पहुंच चुके थे। हर कोई अनिका की दौलत और शानो शौकत की तारीफ कर रहा था। उधर राधा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी। मोहन ने भी अपनी साफ सुथरी लेकिन साधारण शर्ट पहन ली। दोनों ने भगवान का आशीर्वाद लिया और मुस्कुराते हुए घर से निकल पड़े। रास्ते भर राधा के मन में एक ही सवाल था, क्या दीदी आज उन्हें अपनाएगी या फिर पहले से भी ज्यादा अपमान करेगी? कुछ ही देर बाद दोनों अनिका के बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। दरवाजा खुला। अंदर से तेज रोशनी, संगीत और तालियों की आवाज बाहर आ रही थी। राधा ने गहरी सांस ली, मोहन का हाथ मजबूती से पकड़ा और दोनों मुस्कुराते हुए पार्टी के अंदर कदम रख दिया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनके जीवन का सबसे अपमानजनक और दर्दनाक पल उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही राधा और मोहन ने पार्टी हॉल में प्रवेश किया, वहां मौजूद कई लोगों की नजर उन पर टिक गई। दोनों के कपड़े साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मसम्मान साफ दिखाई दे रहा था। राधा ने दूर खड़ी अपनी बड़ी बहन अनिका को देखा और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। उसे उम्मीद थी कि शायद मेहमानों के सामने अनिका अपने गुस्से को भुलाकर उसे गले लगा लेगी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। अनिका की नजर जैसे ही मोहन पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह तेज कदमों से दोनों के पास आई और बिना किसी झिझक के ऊंची आवाज में बोली, राधा, मैंने तुम्हें साफ कहा था कि अपने पति को मत लाना, फिर भी तुम मेरी बात की कोई कीमत नहीं समझी। क्या तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? हॉल में बज रहा संगीत धीरे धीरे थम गया। आसपास खड़े मेहमान चुप होकर यह सब देखने लगे। राधा ने शांत स्वर में कहा, दीदी, मैंने आपकी बात सुनी थी, लेकिन मैं अपने पति का अपमान करके यहां नहीं आ सकती थी। मेरे लिए ये मेरे सम्मान है। अनिका व्यंग्य से हंस पड़ी। सम्मान? एक गरीब आदमी तुम्हारा सम्मान है? तुम्हें पता भी है यहां कितने बड़े लोग आए हैं? अगर किसी ने पूछ लिया कि यह कौन है तो मैं क्या जवाब दूंगी? मोहन ने विनम्रता से कहा, दीदी, अगर हमारे आने से आपको परेशानी हुई है तो हम अभी चले जाते हैं। हमारा इरादा आपकी खुशी खराब करने का नहीं था। लेकिन अनिका का गुस्सा अब अहंकार में बदल चुका था। उसने कहा, अब जाने की बात मत करो, पहले सबको पता तो चलने दो कि मेरी बहन कितनी जिद्दी है। कुछ मेहमानों ने धीरे से अनिका को समझाने की कोशिश की। छोड़िए, आखिर आपकी बहन ही तो है। लेकिन अनिका ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने राधा की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी बात का अपमान करती हो। तुम्हारी वजह से आज मेरी खुशी खराब हो गई। राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती आवाज में कहा, दीदी, अगर मेरा आना आपको इतना बुरा लगा है तो मैं अभी चली जाती हूं, लेकिन मेरे पति के लिए अपमानजनक शब्द मत कहिए। इन्होंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा। अनिका ने गुस्से में अपना हाथ उठाया। टाक! पूरा हॉल उस थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। राधा का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महिलाएं घबरा गईं। कई मेहमान शर्म से नीचे देखने लगे। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक बहन अपनी ही बहन का इस तरह सबके सामने अपमान करेगी। मोहन तुरंत राधा के पास पहुंचा। उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और धीरे से कहा, हिम्मत रखो। अनिका चीखते हुए बोली, भिखारियों, निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। राधा ने दर्द से भरी आवाज में कहा, दीदी, आज आपने मुझे नहीं, रिश्ते को थप्पड़ मारा है। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि आपको कभी किसी अपने का दर्द समझ में आए। लेकिन अनिका का दिल नहीं पिघला। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती दरवाजे की ओर खींचने लगी। मोहन ने बीच में आने की कोशिश की, लेकिन राधा ने उसे रोक दिया। नहीं,
उसने कहा, इनके घर में झगड़ा मत होने दो। दरवाजे तक पहुंचते ही अनिका ने गुस्से में राधा को जोर से धक्का दे दिया। राधा संतुलन खो बैठी और सीढ़ियों के पास गिर पड़ी। उसके हाथ में हल्की चोट आ गई। मोहन तुरंत दौड़कर उसे उठाने लगा। उसने अपनी पत्नी का हाथ थामा और बहुत प्यार से पूछा, चल सकती हो? राधा ने आंसू पोंछते हुए सिर हिला दिया। दोनों बिना किसी से शिकायत किए, बिना किसी बहस के वहां से चुपचाप लौटने लगे। उनके जाते ही पूरे हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई। अब किसी का मन जश्न मनाने का नहीं था। कई मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, इतना घमंड भी अच्छा नहीं। अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार। जिस घर में रिश्तों की इज्जत नहीं होती, वहां दौलत भी खुशियां नहीं खरीद सकती। ये बातें अनिका के कानों तक पहुंची, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। उसे पूरा विश्वास था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। वह फिर से मुस्कुराने की कोशिश करने लगी ताकि पार्टी का माहौल सामान्य हो जाए। उधर मोहन और राधा चुपचाप घर लौट रहे थे। रास्ते में काफी देर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई। आखिरकार मोहन बोला, मुझे दुख इस बात का नहीं कि हमारा अपमान हुआ, दुख इस बात का है कि पैसे ने तुम्हारी बहन से उसका अपना दिल छीन लिया। राधा ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मुझे आज भी विश्वास है कि एक दिन दीदी को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। दोनों धीरे धीरे अपने छोटे से घर की ओर बढ़ गए। इधर अनिका ने केक काटने का समय घोषित किया। सभी मेहमान इकट्ठा हो गए, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि एक सबसे जरूरी इंसान अभी तक पार्टी में पहुंचा ही नहीं था। वह था उसका अपना पति। अनिका ने घड़ी की तरफ देखा। समय लगातार बीत रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उसकी जिंदगी की सबसे बेचैन और सबसे लंबी रात बनने वाली है। केक अभी तक नहीं कटा था। हॉल में मौजूद मेहमान बार बार एक दूसरे से पूछ रहे थे, दूल्हा यानी अनिका के पति कहाँ हैं? आखिर एनिवर्सरी की पार्टी उनके बिना कैसे शुरू होगी? अनिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट अब साफ दिखाई देने लगी थी। उसने तुरंत अपने पति आर्यन को फोन लगाया। घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने दोबारा कॉल किया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, लेकिन हर बार वही नतीजा। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा। मेहमानों को संभालने के लिए उसने कहा, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, शायद ट्रैफिक में फंस गए हैं। लेकिन उसके अपने दिल को भी इस बात पर भरोसा नहीं था। करीब आधा घंटा और बीत गया। मेहमान धीरे धीरे बेचैन होने लगे। कुछ लोग बिना खाना खाए ही वापस जाने लगे। जो लोग रुके हुए थे वे भी आपस में बातें करने लगे। इतनी बड़ी पार्टी और पति ही नहीं आया? आज जो अपनी बहन के साथ हुआ शायद उसका असर है। किसी का अपमान करके खुशी नहीं मनाई जा सकती। हर शब्द अनिका के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसने फिर से फोन लगाया। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिर उसने अपने पति के ड्राइवर को फोन किया। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, मैडम साहब आज पार्टी में नहीं आएंगे। अनिका घबरा गई। क्या मतलब? कहाँ हैं वो? ड्राइवर बोला, मैडम उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आज उन्हें अकेला रहने दीजिए। फोन कट गया। अब अनिका पूरी तरह टूटने लगी। जिस पार्टी को उसने अपनी शान दिखाने के लिए रखा था, वही पार्टी उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती बन चुकी थी। एक एक करके सभी मेहमान जाने लगे। कुछ ही देर में वह विशाल हॉल, जो कुछ घंटे पहले हंसी और तालियों से गूंज रहा था, लगभग खाली हो चुका था। चारों तरफ बिखरे फूल, आधा कटा हुआ केक और बुझती हुई रोशनियां थीं। अनिका अकेली खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार राधा का आंसुओं से भरा चेहरा घूम रहा था। उसे याद आया कि किस तरह उसने सबके सामने अपनी ही बहन को थप्पड़ मारा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने खुद से कहा, गलती उसी की थी। अगर वह मेरी बात मान लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यह झूठ उसके अपने दिल ने भी स्वीकार नहीं किया। उस रात अनिका को बिल्कुल नींद नहीं आई। सुबह होने तक उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उसने सोचा कि थोड़ा बाजार घूम आने से शायद मन हल्का हो जाएगा। वह साधारण कपड़े पहनकर अकेली ही बाजार निकल गई। बाजार हमेशा की तरह लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। कोई सब्जियां खरीद रहा था, कोई बच्चों के लिए खिलौने। चारों तरफ सामान्य जिंदगी चल रही थी। तभी अचानक उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। वहां राधा और मोहन साथ साथ चल रहे थे।
दोनों के चेहरे पर वही सादगी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मोहन एक छोटी सी दुकान पर रुका। उसने रंग बिरंगी चूड़ियों का एक सेट उठाया, मुस्कुराकर बोला, राधा, ये तुम्हें बहुत अच्छी लगेंगी। राधा हंस पड़ी, इनकी क्या जरूरत है, घर का खर्च चलाना ज्यादा जरूरी है। मोहन ने प्यार से जवाब दिया, जरूरत सिर्फ रोटी की नहीं होती, अपने लोगों की मुस्कान भी जिंदगी की जरूरत होती है। ये सुनकर राधा की आंखों में खुशी छलक उठी। उसने चूड़ियां पहन ली। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके पास महंगी गाड़ी नहीं थी, महंगे कपड़े नहीं थे, न ही कोई बड़ा बंगला था। फिर भी उनके चेहरे पर जो सुकून था, वह अनिका ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। अनिका दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके मन में एक अजीब सी टीस उठी। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? और इनके पास इतना कम होकर भी ये इतने खुश कैसे हैं? उसी पल उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि दौलत इंसान को आराम दे सकती है, लेकिन रिश्तों का प्यार नहीं खरीद सकती। उसे याद आया कि राधा ने जाते समय क्या कहा था, एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। आज वही दिन था। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका घमंड पल पल टूटता जा रहा था। वह धीरे धीरे सड़क पार करने लगी। हर कदम के साथ उसका सिर शर्म से झुकता जा रहा था। उधर राधा और मोहन अब भी अपनी छोटी छोटी खुशियों में खोए हुए थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि पीछे से अनिका उनकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही क्षणों बाद तीनों आमने सामने खड़े होने वाले थे और वर्षों से टूटे हुए रिश्ते की सबसे भावुक परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अनिका कांपते हुए कदमों से राधा और मोहन की ओर बढ़ रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मानो हर धड़कन उसे उसकी गलती याद दिला रही हो। कुछ ही पल पहले तक जो महिला अपने धन और हैसियत पर घमंड करती थी, आज वही अपनी छोटी बहन के सामने खड़े होने का साहस जुटा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। राधा ने अचानक सामने देखा। उसने अनिका को अपनी ओर आते देखा तो कुछ क्षण के लिए ठिठक गई। उसके मन में पार्टी की सारी घटनाएं फिर से ताजा हो गईं। सबके सामने मिला अपमान, वह थप्पड़, धक्का और टूटता हुआ आत्मसम्मान। फिर भी उसके चेहरे पर नफरत नहीं थी, केवल एक गहरा दर्द था। अनिका उनके पास पहुंची। कुछ पल तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर अचानक उसने अपना सिर झुका लिया और राधा के सामने हाथ जोड़ दिए। भर्राई हुई आवाज में वह बोली, राधा, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहन नहीं, अपने घमंड की नजर से देखा। मैंने तुम्हारे प्यार, तुम्हारे सम्मान और तुम्हारे रिश्ते की कीमत नहीं समझी। इतना कहते ही उसकी आवाज टूट गई। मोहन चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके मन में भी कोई गुस्सा नहीं था। उसने हमेशा यही चाहा था कि दोनों बहनों के बीच फिर से प्यार लौट आए। अनिका ने कांपते हुए कहा, कल रात जब मेरा अपना पति मेरी एनिवर्सरी की पार्टी में नहीं आया, तब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि पैसे से हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। आज तुम्हें दोनों को साथ देखकर समझ आया कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। राधा की आंखें भी नम हो गईं। वह धीरे से बोली, दीदी, मुझे आपके थप्पड़ का दर्द उतना नहीं था जितना इस बात का था कि आपने अपने ही रिश्ते को लोगों के सामने छोटा कर दिया। अनिका रोते हुए जमीन पर बैठ गई। उसने राधा के पैर पकड़ लिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे सजा दो, लेकिन मुझे अपनी बहन कहने का अधिकार मत छीनो। आसपास खड़े लोग यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। किसी की आंखें नम थीं तो कोई चुपचाप इस मिलन का गवाह बन रहा था। राधा तुरंत झुक गई। उसने अपनी बहन को उठाया और गले से लगा लिया। दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगीं। वर्षों की दूरी, अहंकार और दर्द उन आंसुओं के साथ बहने लगा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जहां सच्चा पछतावा हो, वहां माफी का रास्ता हमेशा खुला रहता है। अनिका ने मोहन की ओर देखा। वह बोली, जीजा जी, मैंने आपका भी बहुत अपमान किया। आपने फिर भी मेरे लिए एक भी गलत शब्द नहीं कहा। आज समझ में आया कि इंसान की पहचान उसकी दौलत नहीं, उसका चरित्र होता है। मोहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ देते हैं। अगर आज आपका दिल बदल गया है तो यही सबसे बड़ी जीत है। अनिका ने उसी समय एक निर्णय लिया। वह दोनों को अपने घर लेकर गई। इस बार उसी घर का दरवाजा सम्मान के साथ खुला
जहां से एक दिन उन्हें धक्का देकर निकाला गया था। घर पहुंचते ही उसने नौकरों और परिवार के लोगों को बुलाया। सबके सामने उसने कहा, आज से इस घर में किसी की इज्जत उसके पैसों से नहीं, उसके संस्कारों से होगी। मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार कर ली है। उसी समय उसका पति आर्यन भी घर लौट आया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं कल इसलिए पार्टी में नहीं आया क्योंकि मुझे तुम्हारा व्यवहार पसंद नहीं आया। जिस इंसान को अपने रिश्तों की कद्र नहीं, उसकी खुशियों का हिस्सा बनने का मेरा मन नहीं हुआ। अनिका की आंखें फिर भर आईं। तुमने ठीक किया। अगर तुम भी आ जाते तो शायद मुझे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। आर्यन मुस्कुराया। उसने राधा और मोहन का सम्मान के साथ स्वागत किया। उस दिन चारों लोग एक ही मेज पर बैठकर साथ खाना खा रहे थे। वातावरण में अब न कोई अहंकार था, न कोई दूरी, केवल अपनापन था। कुछ दिनों बाद अनिका ने अपने व्यवसाय का एक हिस्सा समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई और जरूरतमंद लोगों की सहायता शुरू की। अब उसे दूसरों की मदद करके जो खुशी मिलती थी, वह करोड़ों रुपए कमाकर भी कभी नहीं मिली थी। राधा अक्सर अपनी बहन से मिलने आने लगी। दोनों फिर से वैसे ही हंसती जैसे बचपन में हंसा करती थीं। अनिका जब भी आईने में खुद को देखती, उसे अपना पुराना घमंड याद आ जाता और वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती कि समय रहते उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि दौलत कभी भी इंसान को बड़ा नहीं बनाती। बड़ा वह होता है जो अपने रिश्तों की इज्जत करना जानता है।